और अब बात करते हैं लखनऊ की, जहां पर अवैध धर्मांतरण के मामले ने समाज और प्रशासन का ध्यान अपनी ओर खींचा। इस पूरे मामले में यूपी की एटीएस यानी कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड और ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की संयुक्त जांच ने कई चौंका देने वाले खुलासे किए। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर, जो कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और उसके दो करीबी सहयोगी शहाबुद्दीन और सबरोज को बलरामपुर से गिरफ्तार किया गया। जांच में 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की मनी लॉन्ड्रिंग का पर्दाफाश हुआ। छांगुर के मामले में गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है और इसी क्रम में अवैध धर्मांतरण मामले से जुड़ी 2 और बड़ी गिरफ्तारियां हुई। यूपी एटीएस ने शनिवार को छांगुर के करीबी और धर्मांतरण गिरोह के सक्रिय सदस्य 42 साल के सबरोज उर्फ इमरान उर्फ बुद्धू और 36 साल के शहाबुद्दीन को बलरामपुर से गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी थाना गैड़ास बुजुर्ग के ग्राम रहरा माफी के निवासी हैं और काफी वक्त से छांगुर के इशारे पर धर्मांतरण गतिविधियों में लिप्त थे। एफआईआर में दोनों वांछित भी चल रहे थे। एटीएस की जांच के अनुसार छांगुर का यह रैकेट केवल बलरामपुर तक सीमित नहीं था, बल्कि इसकी शाखाएं आजमगढ़, मुंबई और बाकी के क्षेत्रों तक फैली हुई थी। इस नेटवर्क में प्रलोभन, धोखाधड़ी, धमकियों का इस्तेमाल कर लोगों का धर्मांतरण होता था। खासतौर पर हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जाता था। अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग बकायदा रकम तय की गई थी। उदाहरण के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय लड़कियों के लिए 15 से 16 लाख रुपए, पिछड़ी जातियों के लिए 10 से 12 लाख रुपए तय थे। एटीएस की जांच में धर्मांतरण रैकेट मामले में एक और अहम खुलासा हुआ, जिसके मुताबिक ईदुल इस्लाम अफसरों पर धौंस जमता था। भारतीय प्रतिकार्थ सेवा संघ नाम की संस्था का अवध प्रांत महासचिव इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड जमालुद्दीन उर्फ छांगुर खुद को बताता था। नागपुर से इस संस्था को ईदुल इस्लाम नाम का शख्स चला रहा था। छांगुर, जिसका असली नाम जमालुद्दीन है, खुद को भारत प्रतिकार्थ सेवा संघ नामक संस्था का अवध प्रांत का सचिव बताया करता था। इस संस्था का मुख्यालय नागपुर में दिखाया जाता था। जांच में सामने आया कि छांगुर और ईदुल दोनों स्थानीय नेताओं और अफसरों के साथ मुलाकातों में खुद को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के बड़े नेताओं का करीबी बताते थे। ये दावा उसकी गतिविधियों को वैधता देने और लोगों का भरोसा जीतने का एक तरीका हो सकता है। इससे सवाल उठता है कि क्या ये संस्था और इसके दावे पूरी तरह फर्जी थे या इसमें कुछ सच्चाई थी। ये जांच का एक अहम पहलू है। जांच में मनी लॉन्ड्रिंग के खुलासे से इस मामले में गहरी साजिश की बू आती है। 60 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि, जिसमें विदेशी फंडिंग भी शामिल है। इसका उपयोग इस रैकेट को चलाने में किया गया। ईडी की छापेमारी में कई बैंक खातों, बेनामी संपत्तियों, विदेशी लेन देन के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। ये राशि जमीन की खरीद फरोख्त और आलीशान संपत्तियों में निवेश की गई थी, जिससे साफ होता है कि रैकेट धार्मिक गतिविधियों तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बड़ा आर्थिक खेल भी था। विदेशी फंडिंग का स्रोत खासतौर पर नेपाल और अन्य मुस्लिम बाहुल्य देशों से आए पैसे इस पूरे मामले को नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ते हैं। भारत जैसे बहुधर्मी और बहुसांस्कृतिक देश में धर्मांतरण जैसे मुद्दे हमेशा से संवेदनशील रहे। इस रैकेट ने सामुदायिक एकता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जिससे समाज में तनाव और अविश्वास बढ़ सकता है। पीड़ितों की कहानियां जो धोखे, प्रलोभन, धमकियों का शिकार हुए, ये दिखाती है कि नेटवर्क कमजोर और असुरक्षित लोगों को निशाना बनाता था। सरकार और प्रशासन का सख्त रवैया, जैसे छांगुर की कोठी पर बुलडोजर चलाना, संपत्ति जब्ती की कार्रवाई, इस मामले की गंभीरता को दर्शाता है। कानूनी दृष्टिकोण से ये मामला उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2021 के तहत दर्ज हुआ है। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के भी आरोप बेहद गंभीर।